जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर कंप्लीट नवोदय क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, प्लस में 8 से लेकर 12th क्लास तक की कंप्लीट मैथ करवाई जाएगी, प्लस में कंपटीशन क्लासेस करवाई जाएंगी। यानी आपके एक चैनल पर सब कुछ करवाया जाएगा। यानी एक चैनल पर मैथ का सब कुछ मिलेगा। देखो, अपन कहाँ तक चल रहे थे, अपन बात करते हैं। नवोदय क्लासेस अपनी चल रही थी। नवोदय क्लासेस में चैप्टर 3 तक अपना पूरा हो गया था। भिन्न वाले चैप्टर अपन ने पूरा कर लिया था। अपना 4th चैप्टर है। 4th चैप्टर क्या है? गुणनखंड व गुणज व उनके गुण। तो सबसे पहले ये समझेंगे गुणनखंड क्या है, गुणज क्या है और उनके गुण, यानी वो क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहली चीज है गुणनखंड। सबसे पहले अपन समझते हैं गुणनखंड। अगर ये सबसे छोटा चैप्टर है, सबसे छोटा सबसे इजी चैप्टर है अब तक का। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर बहुत बहुत अच्छे चैप्टर थे, लेकिन ये चैप्टर बहुत हल्का चैप्टर है, इजी चैप्टर है। लेकिन अगर 4th चैप्टर अगर आपने समझ लिया तो ही आपको 5th चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज 5th चैप्टर आपके समझ में नहीं आएगा। यानी 4th चैप्टर को पूरा समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए 4th चैप्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। देखिए, गुणनखंड क्या होता है। जैसे मैं बोल दूं, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, वो समझा रहा हूँ सीधा। जैसे मैं बोल दूं 12 के गुणनखंड क्या है। 12 के गुणनखंड, जब कभी भी मैं गुणनखंड का नाम लूं तो आपको हमेशा क्या करना है कि उसमें किस किस संख्या का भाग जाएगा, इसका मतलब यही है। यानी मैं किसी भी चैप्टर के गुणनखंड की बात कर सॉरी चैप्टर नहीं, किसी भी नंबर के गुणनखंड की बात करता हूं, तो आपको क्या करना है, उसमें किस किस संख्या का भाग जाएगा वो यही पूछ रहा है। यानी 12 में किस किस का भाग जाएगा। एक का जाएगा, 2 का जाएगा, सीरियल वाइज चेक करते हैं, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, 12 का जाएगा। यानी इनके अलावा 12 में इनके अलावा नंबर, किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जाएगा। इसका मतलब 12 के गुणनखंड क्या है? 1 2 3 4 6 12, ये 12 के गुणनखंड है। अब 24 के सॉरी 18 के भी ले सकता है। 24 का तो बिल्कुल एक और हो जाएगा, 24 18 का लेते हैं। 18 में यानी वो क्या पूछेगा, 18 का गुणनखंड क्या है। 18 का गुणनखंड का मतलब 18 में किस किस संख्या का भाग जाएगा। यानी 18 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का जाएगा और 9 के बाद 18 का जाएगा। बोलो, यानी 18 के गुणनखंड क्या है? 1 2 3 6 9 18। और भी पूछ सकता है, जैसे 40 है। 40 के गुणनखंड क्या है? यानी गुणनखंड का मतलब उस संख्या में किस किस नंबर का भाग जाएगा, वो सारे क्या होते हैं, उसके गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो मैं 40 का गुणनखंड पूछ रहा हूँ। यानी मैं क्वेश्चन दूं कि 40 के गुणनखंड क्या है, इसका मतलब क्या है कि 40 में किस किस संख्या का भाग जाएगा। तो 40 में देखो, 40 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का जाएगा, 10 के बाद 11 का नहीं जाएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको टेबल आती है तो बहुत आसानी से पता कर लोगे इसमें किस संख्या का भाग जाएगा, किसका नहीं जाएगा। 11 का नहीं जाएगा, 12 का नहीं जाएगा, 13 का नहीं जाएगा, 14 का नहीं जाएगा, 15 का भी नहीं जाएगा, 16 का भी नहीं जाएगा, 17 का भी नहीं जाएगा, 18 का भी नहीं जाएगा, 19 का भी नहीं जाएगा और 20 का जाएगा। अब जाएगा 20 का, और 20 के बाद किसका जाएगा? 40 का। यानी 40 के गुणनखंड क्या हैं आपके? कितने हैं? 1 2 4 5 8 10 20 40। देखो, 10 के बाद 11 का भी नहीं जाएगा, 12 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, 14 का भी नहीं जाएगा, 15 का भी नहीं जाएगा, 16 का भी नहीं जाएगा, 17 का भी नहीं जाएगा, 18 का भी नहीं जाएगा, 19 का भी नहीं जाएगा, इसके साथ बाद सीधा 20 का जाएगा, 20 के बाद सीधा किसका जाएगा? 40 का जाएगा। इसी तरह मैं पूछ लूँ 100 के गुणनखंड क्या है, यानी 100 में किस किस संख्या का भाग जाएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो 100 में किस किस संख्या का भाग जाएगा? तो 100 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का जाएगा। 10 के बाद 11 का नहीं जाएगा, 12 का नहीं जाएगा, 13 का नहीं जाएगा, 14 का नहीं जाएगा, 15 का भी नहीं जाएगा, 16 का भी नहीं जाएगा, 17 का भी नहीं जाएगा, 18 का भी नहीं जाएगा, 19 का भी नहीं जाएगा। अब जाएगा सीधा 20 का, और 20 के बाद जाएगा सीधा 25 का, और 25 के बाद सीधा जाएगा 50 का, 50 के बाद जाएगा सीधा 100 का। यानी 100 के गुणनखंड क्या है? 1 2 4 5 10 20 25 50 100। अब वो ये पूछ सकता है कि
20 के गुणनखंड, 30 के, 40 के, 100 के, 200 के, 1000 के, ऐसे गुणनखंड पूछ सकता है। कितने गुणनखंड है वो ये पूछ सकता है, क्या गुणनखंड है, पहले तो ये पूछेगा क्या गुणनखंड है। यानी वो पूछेगा क्वेश्चन के अंदर, जैसे एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, और देखिए एग्जाम्पल एक, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 48। 48 48 के गुणनखंड क्या है, यानी 48 में किस किस का भाग जाएगा। तो 48 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 12 का जाएगा, 12 के बाद 13 का नहीं जाएगा, 14 का नहीं जाएगा, 15 का भी नहीं जाएगा, 16 का जाएगा। 16 3 48 होता है। 16 के बाद किसका जाएगा, 17 का नहीं जाएगा, 18 का नहीं जाएगा, 19 का, 20 का नहीं जाएगा, 21 का, 22 का नहीं जाएगा, 23 का, 24 का जाएगा, और 24 के बाद सीधा किसका जाएगा, 48 का। यानी वो ये पूछ सकता है कि 12 के गुणनखंड क्या है, 18 के क्या है, 40 के क्या है, 100 के क्या है, 48 के क्या है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है कि क्या है ये बताना है। वो ये भी पूछ सकता है कि 12 के गुणनखंड कितने हैं, क्या और कितने, ध्यान रखना, क्या और कितने, क्या और कितने अलग अलग चीज है। 12 के गुणनखंड क्या हैं तब तो ये आंसर देना है, और 12 के गुणनखंड कितने हैं तब पूछे, तब आपको इनको काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6। कितने पूछे तो 12 के कितने हैं, 6 गुणनखंड है। तो क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, 12 के गुणनखंड क्या है और 12 के गुणनखंड कितने हैं। क्या बोले तो ये निकाल के दिखाना है किस किस का भाग जाएगा, और कितने बोले तो नहीं, पहले ये पता करना है कि किस किस का भाग जाएगा और फिर उसको गिन लो कितने हैं, यानी वो आपका आंसर है। मैं पूछूं 40 के गुणनखंड क्या है, तो क्या है तो मैं ये आंसर लिखोगे। और मैं पूछूं कि 40 के गुणनखंड कितने हैं, तो कितने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितने गुणनखंड है, 8 गुणनखंड है। ध्यान रखना, यानी ये चीज समझ में आ गई, दोबारा समझ लीजिए। गुणनखंड का मतलब यानी उस संख्या में किस किस का भाग जा रहा है, वो चीज होती है आपका गुणनखंड। यानी कोई भी संख्या दे रखी है वो उसमें पूछेगा कि इसका गुणनखंड क्या है, यानी उस संख्या में किस किस का भाग जा रहा है, वो उसके गुणनखंड है। अब एक चीज तो आपने नोटिस की होगी, एक का और खुद का, 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 एक का और खुद का तो भाग जाएगा जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चेक करना है, एक का और खुद का तो भाग जाएगा ही जाएगा, आपको बाकी संख्याएं चेक करनी थी, और बाकी संख्याएं मैंने आपको चेक करके दिखा दी, नोट कीजिए। चलो एक चीज और देखिए, अभी फिलहाल यही नोट कीजिए, नोट करो। अब देखिए, गुणनखंड के बाद एक नया कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो गुणनखंड तो था, लेकिन मैं अब किसकी बात कर रहा हूं, एक मिनट, मैं अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा हूं। यानी अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो गुणनखंड पूछे तो उस संख्या में किस किस का भाग जाएगा, और देखो नाम में ही अभाज्य आ गया, यानी सीधी से दिमाग में क्लिक करेगा कि अभाज्य आ गया, तो अभाज्य संख्या ही काम में लेनी है, अभाज्य संख्या ही आप में आपको काम में लेनी है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं पूछता हूं, जैसे 40 की अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो 40 के अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या लेनी है, तो आपने एलसीएम जैसे निकाला था वैसे ही आपको निकालना है। 40 में किसका पहली अभाज्य संख्या, 2, 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 सॉरी 20 बार, फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार, फिर 2 का भाग, जब तक 2 का भाग जा रहा है तब तक देंगे, 2 का भाग देने के बाद अगली अभाज्य संख्या पे जाएंगे, अगर 2 का भाग नहीं जाएगा फिर अगली अभाज्य संख्या 3। नाम में ही अभाज्य गुणनखंड है, तो ध्यान रखना आपको अभाज्य संख्या ही लेनी है, अभाज्य संख्या ही लेनी है। तो देखो 2, जब तक 2 का जा रहा 2 का देंगे 5। अब देखो 2 का नहीं जा रहा 5 में, पूरा पूरा जाना चाहिए, 2 का 5 में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब 3 पे जाएंगे, लेकिन 3 का भी नहीं जाता है, तो 3 का नहीं जाता है तो फिर अगली क्या लेंगे 5, यानी 5, यानी 40 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5, अभाज्य गुणनखंड है। 40 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5, यानी ये क्या है, इसके आंसर है, ये आंसर है।
यानी मैं पूछूं 40 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा में, ये इसका आंसर है। और एग्जाम्पल देखिए, मैं सपोज किसका पूछता हूँ, मैंने पूछा 150 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो 150 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था, अभाज्य संख्या ही यूज लेंगे। अभाज्य पहली अभाज्य संख्या 2, अगर 2 का जा रहा है तो ठीक है, 2 का नहीं जा रहा तो किस पे जाएंगे, 3 पे, 3 का जा रहा है तो ठीक है, 3 का नहीं जा रहा तो किस पे जाएंगे, 5 के, 5 पे। लेकिन इसमें 2 का जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 75। अब 75 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, क्योंकि ये ओड संख्या है, विषम संख्या है, और मैंने बताया था विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता, क्योंकि 2 तो सम है। अब किसका जाएगा, 3 का जाएगा, 3 का चेक करेंगे, 3 का जाएगा 25 बार। अब 25 में देखो 2 का भाग इसमें दिया लेकिन इसमें नहीं गया, फिर अब 3 को चेक कर लिया, 3 का गया इसमें। अब देखो 25 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है, 5 है, तो 5 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार, फिर 5 5। यानी 150 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5। यानी 150 के अभाज्य गुणनखंड ये हैं, और 40 के अभाज्य गुणनखंड ये हैं। अब देखो जैसे गुणनखंड में पूछा था कि 40 के गुणनखंड बताइए, तो गुणनखंड बता दिया, 40 के कितने गुणनखंड है तो उनको काउंट करना था। इसी तरह अभाज्य गुणनखंड भी पूछ सकता है, यानी वो ये पूछ सकता है कि 40 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो आप ये बता दोगे। 150 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो आप ये बता दोगे। लेकिन वो ये भी तो पूछ सकता है कि 40 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने, तो यानी काउंट कर लोगे, 1 2 3 4, 4 अभाज्य गुणनखंड है, इसको काउंट कर लोगे, 1 2 3 4, कितने अभाज्य गुणनखंड है, 4 अभाज्य गुणनखंड है। समझ गए, नोट कीजिए ना। हो गया। अगला देखिए, और समझाता हूँ इसी के एग्जाम्पल। जैसे और एग्जाम्पल देखिए, जैसे और ले लेते हैं अपन, थोड़ा बड़े ले लेते हैं अब की बार। जैसे लेता हूँ मैं, बड़ा लेता हूँ, 1024 है। 1024 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, या फिर मैं बोल दूं 1024 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, बात तो एक ही है, निकालना अलग अलग है लेकिन आंसर तो, तरीका तो वही है। 1024, 1024 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, या 1024 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, 1024 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, वो दोनों दोनों पूछ सकता है। 2 का भाग देंगे तो 512 आएगा, 1024 में 2 का भाग देंगे 512, फिर 2 का भाग देंगे, एक 256 आएगा, 2 का भाग देते रहेंगे, 512 में 2 का भाग दिया 256, 256 में फिर 2 का भाग जा रहा है, जब तक 2 का भाग देंगे, जब तक जा रहा है तब तक 2 का भाग देंगे। 256 में 2 का भाग दिया 128, फिर 2 का भाग जा रहा है 64, 128 में 2 का भाग देंगे 64, फिर 2 का जा रहा है कितनी बार, 32 बार, 64 में 2 का भाग देंगे 32, फिर 2 का जा रहा है 16, फिर 2 का जा रहा है 8। यानी जब तक 2 का जा रहा है 2 का भाग देंगे। दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, एक मिनट में देखता हूँ, दिख रहा होगा, यस आपको दिख रहा है। यानी मैं पूछूं एक 1024 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो यानी 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी आप कितनी बार लिख दोगे, 10 बार लिख दोगे, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार लिख दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1024 के अभाज्य गुणनखंड पूछ ले तो ये आंसर है। और मैं ये पूछ लूं कि 1024 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, यानी 1 2 कितने हैं, 10 है, तो आपका आंसर आएगा 10। यानी क्वेश्चन दोनों बता दिए। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, 1728, ठीक है। 1728 के अभाज्य गुणनखंड निकालना, 1728, 2 का भाग जा रहा है, यस 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा तो इसमें जाएगा 8 और 6 और 4, बोलो 8, 1728 में 2 का भाग देंगे 864 आएगा, ठीक है। फिर देंगे 2 का भाग, क्योंकि 2 का भाग फिर जा रहा है, तो ये कितना आएगा 4, ये 3 2, 864 में 2 का भाग देंगे 432 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे 2 1 6, 216, फिर 2 का भाग देंगे 208 में
108, 216 में 108, यानी जब तक 2 का भाग जा रहा है देंगे, फिर जाएगा 54, फिर जाएगा 27। अब 27 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो 2 के बाद अगली भाज्य संख्या क्या है? 3, 9 बार, फिर 3, फिर 3, 1, यानी 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 2 है। 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितनी बार? 6 बार। और 3 कितनी बार? 3 बार। एक चीज नोटिस की, मैंने बताया था अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो सारी अभाज्य संख्याएं होंगी, सारी अभाज्य संख्याएं होंगी। पिछले 2 एग्जाम्पल में भी देख लेना आपको, वो दोनों क्या है? सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं। उस दोनों एग्जाम्पल में भी सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं, यानी अभाज्य गुणनखंड। अगर गुणनखंड निकालना है तो उस संख्या में किस किस का भाग जाता है, कितने हैं और क्या है, दोनों पूछ सकता है। अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो यानी अभाज्य संख्याएं काम में लेनी है, आपको एलसीएम वाला पैटर्न यूज करना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था, नोट कीजिए। अब एक नया कॉन्सेप्ट गुणनखंड का एक और बच रहा है लास्ट, फिर उसके बाद गुणज जाएगा। यानी इसी वीडियो में इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, यानी दूसरा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, छोटा सा चैप्टर, ज्यादा बड़ा नहीं है। ये नहीं लेता हूँ, ये लेता हूँ। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या है? उभयनिष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। देखिए, कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब बोलते हैं कॉमन फैक्टर इंग्लिश में। ये क्या चीज है? 24 और 36 लीजिए, कॉमन या उभयनिष्ठ, यानी जो दोनों में हो या तीनों में हो, यानी कॉमन का मतलब सभी में कॉमन चीज है, अपन बोलते हैं ना कि तो कॉमन है, इसका मतलब क्या है? ये सभी के अंदर है। तो यानी ऐसी कोई संख्या, जितनी भी संख्या ले रखी है ना उन दोनों में, तो 4 24 को क्या ले, 4 छिक्के 24, और इसको क्या लिखे, 4 नाम 36, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? आप होगे उभयनिष्ठ गुणनखंड, इन दोनों में कॉमन क्या है? 4 है, कि सर ये 4 इसमें भी है इसमें भी है, यही आपका आंसर है। यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है आपको। और एग्जांपल देखिए, और अच्छे समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल, जैसे मैं ले लेता हूँ 20 और 50, 5 गुणा में 4 है, और 10 गुणा में 2, ऐसे कर लो, और 10 गुणा में 5। ओके, अब देखो 10 गुणा में 2 है और 10 गुणा में 5 है। ओके, कॉमन क्या है? उभयनिष्ठ, यानी जो दोनों में हो, और गुणन, ये गुणनखंड ही है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? बोलो 10 आया नहीं आया? देखिए, देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। अगला एग्जांपल और देखिए, जैसे मैं लेता हूं 25 और 75,
तो 25 और 75, 75 को देखो पहले, 75 में 25 छुपा हुआ है, 25 थी 75। अब 25 तो यहाँ पर भी है, तो 25 को मैं 1 से गुणा कर दूं तो भी 25 ही आएगा, आएगा नहीं आएगा? 75 में 25 छुपा है, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी आपको 25 दिख रहा है, यानी 25 आपको दिमाग में आ गया कि सर आंसर तो 25 है, लेकिन 25 को अपन 25 कैसे लिखें? तो 25 गुणा में 1 लिख सकते हैं, तब भी 25 ही आएगा। यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आया? 25। समझ गई? यानी जो दोनों में हो। अब कोई एग्जाम्पल एक ऐसा लेता हूं जो 3 एग्जाम्पल हो, जैसे 18, 24 और 36। 18 को कैसे लिखते हैं? ऐसी संख्या देखो, 18, 36, 45 ले लेता हूं। 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 पंजू 45। 9 सभी में कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ, यानी जो सभी में हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आया आपका? 9 आया। दोबारा समझ लीजिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर, यानी ऐसी कोई दो संख्या ले लेंगे, तीन संख्या ले लेंगे, दो संख्या तीन संख्या ले लेंगे, और जो दोनों या तीनों में हो, जैसे 24 में 4 छुपा हुआ है, 36 में भी 4 छुपा हुआ है, इसका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 4 है। 20 और 50 में क्या छुपा हुआ है? 10 छुपा है। 20 को 10 गुणा में 2 लिख दूं, 50 को 10 गुणा में 5 लिख दूं, तो 10 आपका कॉमन है या नहीं? ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 25 और 75 में दोनों में 25 छुपा हुआ है, तो 25 आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 18, 36, 45 में 9 गुणा में 2, 9 गुणा में 4, 9 गुणा में 45 लिख सकता हूँ। तीनों में 9 है, तीनों में 9 है, इसका मतलब है क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। एक एग्जाम्पल मैं ऐसा लेता हूँ जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, उसका आंसर बताओ क्या होगा? जैसे मैं लेता हूँ 18, 37 और ये दोनों एग्जाम्पल लेता हूँ। 18 और 37 का कॉमन गुणनखंड बताना है, तो वो 18 और 37। अब आपको पता है कि 18 तो 9 गुणा में 2 होता है, या 3 गुणा में 6 होता है, 18 गुणा में 1 होता है, लेकिन 37 तो 37 गुणा में 1 ही होता है, क्योंकि 37 किसी के टेबल में नहीं आता। 37 तो एक अभाज्य संख्या है, 37 अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, यानी इन दोनों का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये आप देखोगे सर कुछ भी कॉमन नहीं है ना, जीरो कॉमन है। जीरो नहीं हो सकता। अगर मैं इसको 1 से गुणा कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 को 2 से गुणा किया 18, 18 को 1 से गुणा किया 18, यानी 1 को किसी भी संख्या से गुणा कर दिया, 1 का भाग किसी भी संख्या में दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं 18 को 9 गुणा में 2 गुणा में 1 लिख सकता हूँ, और 37 गुणा में 1 तो लिख सकता हूँ। उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर क्या आएगा? 1। उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर क्या आएगा? 1। समझ गए? ये चीज थी आपकी इंपॉर्टेंट, यानी जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो उसमें एक कॉमन होता है, बात सीधी सी है, और जिसमें कॉमन आ रहा है तो वो तो है ही आंसर। नोट कीजिए। आपके गुणनखंड के कॉन्सेप्ट हो गए, अब गुणज। दो कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, पूरे कॉन्सेप्ट खत्म। देखो, आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट गुणज। गुणज मैंने आपको बताया भी था पहले, आई थिंक सेकंड चैप्टर में बताया था, या फर्स्ट सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बताया भी था। गुणज को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल, ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीपल। जैसे मैं बोल दूं 5 के गुणज ज्ञात कीजिए, 5 के गुणज बताइए, तो 5 के गुणज, जहां पर गुणज वर्ड आ गया ना, वहां पर आप समझ जाना क्या आंसर होता है आपका। 5 का पहाड़ा बुलवारा है वो, 5 का पहाड़ा बुलवारा है। तो अब मैं ये बोल दूं 5 के 5 गुणज, 6 गुणज ज्ञात कीजिए। 6 गुणज का मतलब 5 की टेबल 6 बार बोलनी है, 5 का पहाड़ा 6 बार। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब आप कहोगे सर हम कैसे मान ले कि ये गुणज है? गुणज का मतलब मल्टीपल। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 गुणा में 1, इसको मैं 5 गुणा में 2, इसको मैं 15 को 5 गुणा में 3, और 20 को 5 गुणा में 4। ठीक है, 20 को मैं, ये 25 और ये 30, और 25 को 5 गुणा में 5, और छब तो सॉरी 30 को
5 गुणा में 30। देखो 5 5 5 5 5 5 सभी में है, 1 2 3 4 5 6। तो बोलो 5 के गुणज है या नहीं? गुणज का मतलब गुणा, 5 से गुणा हो रहे हैं, इसका मतलब। अब ये बोल दूं मैं 10 के 3 गुणज ज्ञात कीजिए, तो 10 के 3 गुणज का मतलब 10 की टेबल 3 बार बोलनी है। तो 10 गुणा में 20 गुणा में 30, यानी क्या होता है 10 गुणा में 1 होता है, 10 गुणा में 2 होता है, 10 गुणा में 3 होता है। समझ गए? अब वो किसके कितने भी पूछ सकता है, वो पूछ सकता है 7 के 11 गुणज ज्ञात कीजिए। अब आप कहोगे सर टेबल तो 10 तक ही होती है, 70 तक होता है, 11 कैसे निकलेगा? और इसमें 7 जोड़ते जाओ, टेबल तो कहीं तक भी बन सकती है। तो इस 7 के 11 गुणज, 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 और 77, 7 जोड़ते हुए जाए जा रहे हैं ना, तो यानी 7 और जोड़ देंगे, 11 गुणज निकालना है 7 के, तो 11 गुणज मैंने निकाल दिए। देखो 10 तक तो ये रहे, 11 ये रहा। वो यानी किसी भी संख्या के कितने भी गुणज पूछ सकता है। जैसे मैं बोल दूं और एग्जांपल ले लो, गुणज का मतलब उसकी टेबल निकालनी है, 5 की टेबल, 10 की टेबल, 7 की टेबल, पहाड़ा आता ही होगा सबको। अब वो ये पूछ सकता कितने, 5 गुणज, 10 गुणज, 7 गुणज, 6 गुणज, 2 गुणज, 3 गुणज, 4 गुणज, कितने भी गुणज पूछ सकता है। गुणज जितनी बार बोले उतनी बार टेबल बोल देना, पहाड़ा बोल देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं बोल 13 के 4 गुणज ज्ञात कीजिए, यानी 13 का पहाड़ा 4 बार बोलना है, तो 13 26 39 52। अब वो क्वेश्चन इसमें करता कैसे है, ये आंसर तो पूछता है, लेकिन ये तो बहुत इजी हो जाता है। वो क्या पूछता है, 5 के 5 गुणजों का, 5 के जो 6 गुणज है अपने निकालो, 5 के जो 6 गुणज निकाले ना, उनका योग ज्ञात कीजिए, वो योग पूछेगा इनका। 10 के 3 गुणजों का गुणा ज्ञात कीजिए, वो उनका गुणा पूछ लेगा। ये तो सभी निकाल लेंगे, लेकिन इनका योग करेंगे वो पूछेगा। ठीक है, वो पूछे 7 के 6 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, 13 के 4 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, यानी वो योग यानी जोड़ना है, वो जुड़वाएगा बस, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो। आप क्वेश्चन आएंगे भी, गुणज वाला कॉन्सेप्ट हो गया, नोट कीजिए। अब एक को बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट आएगा, उभयनिष्ठ गुणज या अपवर्त्य। समझिए क्या चीज है। उभयनिष्ठ गुणज बोल दूं या फिर उभयनिष्ठ अपवर्त्य, देख लेना एक मिनट। अपवर्त्य, ये बात एक ही, गुणज को ही क्या बोलते हैं, अपवर्त्य बोलते हैं। एक मिनट में इंक डाल लेता हूं, इंक डाल लेता हूं जिससे आपको थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम आ रही होगी। देखिए, उभयनिष्ठ गुणज व उभयनिष्ठ अपवर्त्य क्या है, कॉमन मल्टीपल जो दोनों में है। अब गुणनखंड तो पढ़ लिया था अपने, उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं एग्जाम्पल, 4 व 6 का उभयनिष्ठ अपवर्त्य ज्ञात बताओ। अपवर्त्य क्या है, यानी ऐसी संख्या बतानी है आपको जो 6 व 4 का उभयनिष्ठ हो, यानी जो 6 में भी आए 4 में भी आए। अब देखो 4 की गुणज का मतलब, अपवर्त्य का मत हिंदी में बोलते हैं गुणज, अपवर्त्य का दूसरा नाम गुणज। और गुणज मैंने बताया था क्या है, टेबल, यानी टेबल। तो 3 4 की टेबल लिखेंगे, तो 4 8 12 16 20 24 28 32 ऐसे लिखते रहेंगे। इसी तरह 6 की टेबल लिखेंगे, तो 6 की कैसे लिखेंगे, 6 12 18 24
30, 36, ये 36 इधर चलता रहेगा, 36, 40, 44, 48, 52 ऐसे चलता रहेगा, ये भी जो चलता रहेगा 36, 42, 48, 54 डैश 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 डैश, ये चलता रहेगा। अब उसने क्या बोला है, 6 व 4 का उभयनिष्ठ अपवर्तन निकालना है, गुणज निकालना है, उभयनिष्ठ गुणज निकालना है, यानी ऐसी संख्या लेनी है, उभयनिष्ठ का मतलब जो 4 व 6 दोनों में आए। तो देखो 12 आपका उभयनिष्ठ अपवर्त्य है। अब आपके सर 24 भी है, अब आपके सर 24 भी नहीं, आपका अगला संख्या 36 भी है। अब आपके सर 36 ही नहीं 48 भी है। यानी ये क्या है, आप ऐसे और भी होंगे, ये क्या है आपके उभयनिष्ठ अपवर्त्य यानी उभयनिष्ठ गुणज है। ठीक है, यानी जो 4 व 6 का, अब मैं ऑप्शन दे देगा वो ऐसे क्या, वो क्वेश्चन दे दिया 4 व 6 का उभयनिष्ठ गुणज क्या है, क्वेश्चन तो उसने ये दिया, मैं ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन देगा 24, 32, 40, 54। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है। अब आपके सर 12 आंसर तो ऑप्शन में नहीं है, अरे 12 नहीं है लेकिन 24 तो है, 32, 32 नहीं है, ध्यान रखना, 32 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं 32 नहीं है, 40, 40 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, पहाड़े में तो आ रहा है लेकिन दोनों में होना चाहिए, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन दोनों में होना चाहिए। 54, 54 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, यानी तीनों हट गए। 24, 12 नहीं दे रखा लेकिन अगली संख्या 24 तो दे रखी है, 24 इसमें भी है इसमें भी है, वो ऑप्शन ऐसे दे सकता है। और भी ऑप्शन दे सकता है, वो 12 दे सकता है, बी आपका 32, सी आपका 40, वो डी आपका 54। बोलो अब की बार क्या हो जाएगा, 12, यानी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपका आंसर क्या होगा। वो 12 देता है, 24 देता है, 36 देता है, 48 देता है, वो क्या देता है, ऑप्शन और भी दे सकता है, वो 48, सी 32, 40 और 54, वो ये भी दे सकता है। तो इसमें आंसर क्या होगा इस बार, 48 आपका आंसर होगा। क्या होगा, 48 आंसर होगा। यानी आपको ये देखना है कि 4 व 6 की टेबल जो लिख रहे हैं ना, उसमें कॉमन कॉमन नंबर कौन से हैं जो इस दोनों में आए। तो 12 दोनों में आ रहा है, 24 दोनों में आ रहा है, 36 दोनों में आ रहा है, 48 दोनों में आ रहा है। आपको ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। समझ गए। और एग्जाम्पल देता हूँ इसका, उभयनिष्ठ बहुत मजेदार है। थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं इस बार, 10, 15, 10, 15 का उभयनिष्ठ गुणज बताइए। यानी वो ऐसी संख्या पूछ रहा है जो 10 की टेबल में भी आए और 15 की टेबल में आए, इन दोनों में हो, वो ये उभयनिष्ठ गुणज का मतलब। तो 10 की टेबल 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये चलती रहेगी आगे, ये 50 है। ठीक है, 15 है, 15, 30, 45, 60, 75, 90 और क्या आएगा अगला, 105, 120, ये आगे चलता रहेगा। तो देखो 10 इसमें है इसमें नहीं है, 15 इसमें है इसमें नहीं है, 20 इसमें है इसमें नहीं है, 30 इसमें है, तो देखो 30 दोनों में आ गया, 30 आपका दोनों में आ गया। इसका मतलब उभयनिष्ठ गुणज हुआ नहीं हुआ। लेकिन यही थोड़ी है, और भी होंगे। देखो 40 इसमें है इसमें नहीं है, 45 इसमें है इसमें नहीं है, 50 इसमें है इसमें नहीं है, 60 इसमें, देखो 60, 60 दोनों में है, यानी दूसरा उभयनिष्ठ गुणज क्या मिला, 60 मिला। इसी तरह 75 इसमें है इसमें नहीं है, 70 इसमें है इसमें नहीं है, 80 इसमें है इसमें नहीं है, 90, 90 देखो 90 है। बोलो यानी ऐसे आगे और मिलते रहेंगे। यानी ऑप्शन दे देता है आपको 30, 45, 75, 110, 110 इसमें होगा लेकिन इसमें नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, देखो 45 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, यानी उभयनिष्ठ, वो पूछे 10 व 15 का उभयनिष्ठ गुणज ज्ञात करना है, और 10 और 15 का उभयनिष्ठ गुणज ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है कि ऐसी संख्या लेनी है जो 10 और 15 दोनों में आए। 45 तो 15 में आता है, 10 में नहीं आता, 10 के पहाड़े में नहीं आता। 75 भी 10 के पहाड़े में नहीं आता, 15 के पहाड़े में आता है। 110 10 के में आता है, 100 110 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं आता, 15 में नहीं आता। ये भी हट गया, ये भी हट गया, आपका आंसर क्या मिला, 30। वो यहाँ पर 60 भी दे सकता था, वो यहाँ पर 75 भी दे, सॉरी 90 भी दे सकता था। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपका आंसर क्या होगा। उभयनिष्ठ गुणज, उभयनिष्ठ अपवर्त्य का मतलब ये होता है कि सीधी सी बात है, दो संख्या, तीन संख्या भी दे सकता है। वो तीन संख्या वाला देता हूँ एक एग्जांपल, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। ओ सॉरी, आपने नोट नहीं किया, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल तो था।
बुक्स क्वेश्चन आएंगे तब और अच्छे से हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए 10, 15, 20। 10, 15, 20 का उभयनिष्ठ गुणज ज्ञात कीजिए, या उभयनिष्ठ अपवर्त्य भी बोल सकता है वो, अपवर्त्य भी ज्ञात कीजिए। उभयनिष्ठ गुणज व उभयनिष्ठ अपवर्त्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यानी ऐसी संख्या लेनी है जो 10 की टेबल में भी आए, 15 की में भी आए, 20 की में भी आए, तीनों में आनी चाहिए, तीनों में, तभी वो उभयनिष्ठ होगी, नहीं तो नहीं होगी। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जो सभी में हो, नहीं तीनों में सभी में होनी चाहिए। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 आगे चलते रहेगा। ठीक है। 15 में 15, 30, 45, 60, 75, 90 और 105, 120, ये आगे चलता रहेगा। ठीक है। 20 का 20, 40, 60, 80, तो 120 वो ले लेता हूँ मैं। 100, 110, 120, 130, 10 10 10, 135, 10 10 10, 120, 140, 160, 10 10 10। अब देखो यानी आपको 10, 15, 20 का उभयनिष्ठ गुणज लेना है। यानी क्या करना है, ऐसी संख्या जो 10 में भी आए, 15 में भी आए, 20 में भी आए। 10 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। 20 इसमें है, देखो 20 इसमें भी है, इसमें भी है। 20 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ नहीं है। 20 तीनों में होता तो आंसर 20 होता, लेकिन 20 यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो 20 नहीं लेंगे। 30 देखो, 30 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ नहीं है। अरे यहाँ नहीं है, मैं कहाँ दिमाग जा रहा है मेरा। 30 यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो नहीं लेंगे। 40 यहाँ है, लेकिन इसमें नहीं है, तो नहीं लेंगे। 50 इसमें है, 50 50 सिर्फ एक में है, इन दोनों में तो है ही नहीं। 60 देखो, 60 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इससे पहले कोई भी संख्या कॉमन नहीं थी, दो में थी लेकिन तीनों में नहीं थी। दो में ऐसे मत सोचना कि तीन संख्याएं दे रखी है तो दो सब दो में आ गई तो तीसरी भी ले लेते हैं, नहीं, तीनों में होनी चाहिए। तीनों में कॉमन का मतलब जो जितनी भी संख्या दे रखी है, जितनी भी टेबल, उन सभी में होनी चाहिए। तो 60, 70 इसमें है, इन दोनों में नहीं है। 80 इसमें है, 80 इसमें है, देखो 80 80, लेकिन इसमें नहीं है। 90 90, तो 90 90 दोनों में है, लेकिन इसमें नहीं है। देखो 100 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है। 110 सिर्फ इसमें है। 120 देखो, 120 120 120 120 बोलो, यानी अगली उभयनिष्ठ गुणज क्या आया, 120 आया। समझ गए। यानी उभयनिष्ठ गुणज या उभयनिष्ठ अपवर्त्य का मतलब क्या है, जो जितनी भी संख्याएं दे रखी है उन सभी के टेबल में आए, तब तो वो उभयनिष्ठ कॉमन है, नहीं तो वो कॉमन नहीं है। ये आपका 4th चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। छोटी छोटी चीजें कभी आ गई तो दिमाग में से निकल गई, वो छोटी छोटी चीजें वो जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब करवा दूंगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। जय हिंद।